नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। जहां से कल छोड़ा था वहां से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये लेक्चर है जी एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट के 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने पिछली क्लास में, और 51 से लेकर आगे तक चलेंगे हम लोग आज की क्लास में। एक क्वेश्चन है 180। चलिए देखते हैं कहाँ तक साथ जाती है मेहनत। ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे हैं, गारंटी देके बोल रहा हूं, पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। सुपर टेट के पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। ये अत्यंत उपयोगी है यूपी पीसीएस के लिए भी। ठीक है, ये अत्यंत उपयोगी है जीआईसी जीएस के लिए भी बच्चे, और सुपर टेट के लिए तो हम करा ही रहे हैं। ठीक है, मैं बता दूं कि ये पीडीएफ पहले ही इसका कलर ब्लू कर दिया गया था, मैंने अलग से कुछ नहीं करवाया। तो कुछ आपको समस्याएं हो रही होंगी तो क्षमा चाहता हूं। उसके लिए कोशिश करके इसको खींच के पढ़ना है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है? सीधी बात है, रणथंभौर नेशनल पार्क किस स्टेट में है? टिक 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 टिक, राजस्थान में है ना। नाम क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्सी भी रही थी। राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से एक असम में एक नेशनल पार्क का नाम बदला गया है, मुझे बता दीजिए कि कौन सा। ठीक है, चलने दीजिए। तो रणथंभौर नेशनल पार्क का नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1000 बार आया हुआ है ना। फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, ये नेशनल पार्क भी है ना, उत्तराखंड में है। ठीक है, फूलों की घाटी बहुत ही फेमस है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम अली अंतर्राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सलीम अली को कल मैंने जो बर्ड सेंचुरी, मेरा कहने का मतलब था, जो मैंने गलती से महाराष्ट्र बोल दिया, वो गोवा, वो बेसिकली गोवा महाराष्ट्र के पास, मतलब गोवा में है वो। ठीक है, तो उसको सुधार कर लीजिएगा बर्ड सेंचुरी को। और जो सलीम अली जी के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है वो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। राजा जी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मसूरी जाओगे तो आपको दिखेगा राजा जी नेशनल पार्क देहरादून में है ना, देहरादून में है। और किसके लिए फेमस है? एशियाई हाथी के लिए, एलिफेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है वो। ठीक है, गुलदार भी दिखते हैं आपको वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दौड़ते हुए आगे, खूब तेज तेज दौड़ते हुए आगे चलते हैं। और मध्य प्रदेश का राजकीय, मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड किसको बोला जाता है? दूधराज को। दूधराज या शाह बुलबुल, दूधराज या शाह बुलबुल को बोला जाता है। कई बार एमपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर क्या था बाबू? प्रोजेक्ट टाइगर था टाइगर्स के कंजर्वेशन को लेकर चलाया गया प्रोजेक्ट 1972-73 के आसपास। और कान्हा नेशनल पार्क में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं भारत में। ठीक है, वनों के लिहाज से भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो फॉरेस्ट का है इंडिया में, वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। या परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम है, 89%। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है कि हमारे देश में फॉरेस्ट कवर कितना भी देख लेते हैं तो 24.56 के आसपास है टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर मिला के। आदर्श रूप से तो 33% होना चाहिए। अपन नीचे हैं, अपन किसी काम में अच्छे थोड़ी होते हैं, हर काम में गड़बड़ है अपन लोग। तो 24% से ज़्यादा, 24.5% के आसपास हमारे देश में फॉरेस्ट हैं। आदर्श रूप से 33% होनी चाहिए। कारण इसके बहुत सारे हैं, जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कंक्रीट होता जा रहा है, एरियाज बढ़ रहे हैं, लोगों के रहने के लिए शहर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? किस स्टेट को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, एशियाई बब्बर शेर कहाँ मिलता है? एशियाई बब्बर शेर कहाँ निवास करता है? नाम है गिर वन, गिर नेशनल पार्क गुजरात। गिर 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 गिर। ठीक है, गिरनार, अभिलेख विथिरुमंदेई के ना, बहुत फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो क्या कहेंगे आप लोग? अंत तक देखिएगा वीडियो को, तभी आ गया मजा। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री बोला जाता है? इसको ऐसे लिखते हैं सह्याद्री, है ना। सह्याद्री पर्वतमाला ही बोलते हैं। जो ये भारत है तो ये जो क्षेत्र है ना पश्चिमी घाट के आसपास का बच्चा, यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका पूरा है, ये यहाँ से शुरू होता हुआ, इसको बोलते हैं सह्याद्री पर्वतमाला। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ये एरिया होता है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ होती हैं जो इनको मिलाती हैं खास तौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, नेक्स्ट है पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट का मिलन। पूर्वी घाट और आया यहाँ पे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही बात है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और
पूर्वी तट और पश्चिमी तट को मिलाने वाला स्थान कौन सा है ना? कौन सा बंदरगाह उसके लिए फेमस है? तूतीकोरिन वाला बंदरगाह फेमस है। ठीक है, चलो जो पूर्वी तट है उसे हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। जो पश्चिमी तट है उसे मालाबार तट बोलते हैं नीचे में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की जंगली गधे के लिए वाइल्ड एस, जंगली गधे के लिए फेमस अभ्यारण्य कहाँ पे है? सेंचुरी कहाँ पे है? गुजरात में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ये जो पेपर में नहीं आया हो। ठीक है, तो आपका बिल्कुल समय वेस्ट मैं नहीं करूँगा। हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। 62वां क्वेश्चन, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हैली नेशनल पार्क भी बोला जाता था, 1936 में स्थापित हुआ था। उस समय के उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल प्रोविंस में। वर्तमान में ये उत्तराखंड में पड़ता है, रामनगर में। नैनीताल जाएंगे तो वहाँ आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूरा नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क 1936 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोलेगा क्वेश्चन क्या कि गिर नेशनल पार्क के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस नेशनल पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो आंसर है पालपुर कूनो नामक राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, जहां पे कि एशियाई शेर को बसाया जा रहा है, जहाँ के एशियाई शेरों को स्थापित किया जा रहा है। आदर्श रूप से तो एशियाई शेर हमारे कहाँ गिर में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ उनको यहाँ पे भी डिस्प्लेस किया गया है उनकी संख्याओं में बढ़ोतरी करने के लिए। जितने लेक्चर्स करा रहा हूँ है ना इस समय अक्टूबर तक, वो बहुत अच्छे से करिएगा, यकीन दिला के मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। करंट हमारे चैनल से बाहर नहीं आएगा, एनवायरनमेंट हमारे चैनल से बाहर नहीं आएगा, हिस्ट्री हमारे चैनल से बाहर नहीं आएगा। जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ जम के प्लीज़ 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 करिए। और जगह पे आप लोग बहुत लंबे लंबे लेक्चर दिखते होंगे, मेरे लेक्चर 1 या 2 आते हैं गिर में, उसमें थोड़ा सा टाइम आप डिवोट कीजिए, आपको शानदार अनुभूति होगी। अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपकी रिवीजन होगी, प्रिपेयर नहीं किया तो ज़बरदस्त प्रिपरेशन है। एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? मैंग्रोव वनस्पति किसे बोलते हैं बच्चा? मैंग्रोव वनस्पति, जैसे खासतौर से सुंदर वन जो होते हैं, जो नदियों में या समुद्री किनारे खासतौर से देखने को मिलती है, जिसकी जड़ें पानी के भीतर होती हैं। जो हमारे देश में एक बहुत फेमस मैंग्रोव एरिया है, पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे सुंदरवन का डेल्टा है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा बनाती है, वहाँ बहुत सारी मैंग्रोव वनस्पति, इवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो, और मैंग्रोव वनस्पति भी वहाँ ज़बरदस्त है। इसीलिए वहाँ पे जूट की बहुत भयंकर बम्पर खेती होती है। दुनिया का 90% जूट उसी डेल्टाई क्षेत्र में मिलता है। तो मैंग्रोव वनस्पति भारत के पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मिलती है, और सुंदरवन उसके लिए बहुत फेमस है। गुजरात में भी मैंग्रोव वनस्पति है। ठीक है, चलने दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा सुंदरवन। पेपर में क्वेश्चन आया था पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनस्पति को क्या बोला जाता है? सुंदरवन, जो मैंने अभी रामायण बताई वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, कंसेप्ट पकड़ना है, चीज़ों को लेके डरना नहीं है। और अगर आप लोगों को दिल से अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ अपने 5 दोस्तों तक पहुँचाइएगा, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में सर्च भेजिएगा इसको। ये वीडियो फ़ायदा करेगी। अगर अपने दोस्तों को भेजेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ आपने कुछ ढंग की चीज़ भेजी है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वेजिटेशन है, किस प्रकार की वनस्पति है? तो स से सुंदरी, स से सुंदरवन, तो मैंग्रोव वनस्पति है, मैंग्रोव वनस्पति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जूनियर का बैच चल रहा है, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का बैच चल रहा है, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस की टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और आरओ की क्लासेस हम 2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट, भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? वर्षा वन या सदाबहार वन भी इनको बोलते हैं, कहाँ मिलते हैं भारत में? उत्तर पूर्वी हिमालयन रीजन में। भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन है, भारत में जो हिमालय है आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेके और अरुणाचल तक फैला हुआ है ना, ये हिमालय है। मान लीजिए इंडिया में, एग्जाम्पल्स में बता रहा हूँ, मेरा ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो इस एरिया को वर्षा वन कहा जाता है। क्यों? वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। मेघालय देखोगे, सिक्किम विक्किम, वो पूरा एरिया। हम जब भी हिमालय की अगर बात करें तो जितना हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, हिमालय की चोटियाँ और ऊंची होती जाती हैं, है ना। कंचनजंगा सिक्किम में है हमारी सबसे ऊंची चोटी। वर्तमान में जो भारत के पास जो हिस्सा है उसमें कंचनजंगा सबसे ऊँचा है। वैसे ओवरऑल तो काराकोरम सबसे ऊँची है हमारे देश में। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना होगा। जो हिमालय है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और जाता है बिल्कुल दिहांग दर्रा है ना जो अरुणाचल का, वहाँ तक जाता है। फिर वहाँ से वो साउथ की ओर मुड़ता है, साउथ की ओर, और नीचे म्यांमार में घुस जाता है, जहाँ उसको अराकान योमा पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। फिर उसकी हाइट बहुत घट जाती है, जिसके समुद्र के अंदर सबमर्ज हो गया है, और माना जाता है कि ये अंडमान निकोबार तक हिमालयन रेंज पूरी फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे दौड़ते हुए तो बोलेंगे कि क्रिकेट
कि बैट बनाने के लिए एक लकड़ी यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं विलो। क्या बोलते हैं जी? विलो। ये विलो कहाँ से मिलती है? ये विलो कहाँ पे मिलती है? तो विलो नामक लकड़ी क्रिकेट बैट बनाने के लिए बहुत उपयोग होती है। ये लकड़ी शंकुधारी जो वन होती है वहाँ मिलती है, शंकुधारी, ठंडे प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, पर्यावरण में संतुलन के लिए कितने फीसदी जमीन पे वन होना आवश्यक है? मतलब 33% भूमि पे वन होना आवश्यक है आदर्श रूप से। भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, भारत 24.5% के आसपास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो चिपको आंदोलन पे पेपर में क्वेश्चन आता है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था? चमोली डिस्ट्रिक्ट था, चमोली। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, दो बहुत बड़ी शख्सियत जो कि इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी पेड़ों को बचाने के लिए। क्वेश्चन आया था इस बार के इस यूपीएससी की परीक्षा में भी कि चिपको मूवमेंट और किस चीज़ से जुड़ा था? ये फेमिनिज्म से जुड़ा था, ये एक नारीवादी आंदोलन भी था ये। ठीक है। महिला उत्थान पे भी इस पे बात की जाती है, बिकॉज इसमें महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पे और इसमें भाग लिया था, तो एक फेमिनिज्म मूवमेंट भी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे तो नंदा देवी जीव मंडल या नंदा देवी बायोस्फीयर किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर बच्चा स्थित है यूके में, उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला तितली उद्यान, बटरफ्लाई नेशनल पार्क बनेरगट्टा, कर्नाटक, बेंगलोर के पास बनेरगट्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, माजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया एक द्वीप है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा नदी के द्वारा बनाया गया कोई भी द्वीप है। ये असम का एक डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है। 36वां डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और माजुली के नाम से बहुत फेमस है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन घाटी, साइलेंट वैली, 1000 बार पेपर में आया हुआ है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली है जी केरला में। ठीक है। मौन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीग्राम नेशनल पार्क या वन अभ्यारण्य कहाँ पे है? कश्मीर में है ये, कश्मीर का एकमात्र वन अभ्यारण्य है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर में पाई जाती है? भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी केरला के पास में पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी में समुद्री गाय आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, चलते रहिए। इसमें आपका SCRT जो भी EVS ये पोर्शन GS साइंस सब में इंपॉर्टेंट है, SST में भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज SST में भी ये टॉपिक दिया गया है पर्यावरण का, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के हिस्से में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय एक्शन प्लान कब बना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2008 में। 2008 में पहली बार इंडिया का नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बना था, नेशनल एक्शन प्लान बना था फॉर क्लाइमेट चेंज, है ना। राष्ट्रीय कार्य योजना कि क्लाइमेट चेंज से कैसे डील किया जाए इसको लेके एक्शन प्लान बनाया गया था। कभी वर्ष 2008 में 100 बार क्वेश्चन आया है ये पेपर में। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन रिलीज करने वाला कंट्री कौन है? चाइना है। करीब 30% के आसपास चाइना अकेले कार्बन का उत्सर्जन करता है, मतलब भयंकर तरीके से। दूसरे नंबर पे अमेरिका है, भारत आता है तीसरे नंबर पे। अगर हम यूरोपियन यूनियन को एक देश माने तो फिर भारत चौथे नंबर पे आएगा। भारत लेकिन इसके लिए बहुत काम कर रहा है कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो सके। इसके लिए फॉसिल फ्यूल्स के यूजेस को रिड्यूस कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, अक्षय ऊर्जा के ऊपर काम कर रहा है। ऐसी फ्लैगशिप स्कीम्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग भारत सरकार की ओर से, जिसपे कि कार्बन न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर काफ़ी काम हो रहे हैं। हमारे बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो कार्बन न्यूट्रलिटी को पा लेंगे कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में। उज्ज्वला योजना एक बड़ी स्कीम है इसीलिए कि जो लकड़ी से जलने के लिए जो खाना बनाने के लिए जो लकड़ी यूज़ करते हैं ना, उसको ईंधन के रूप में उसको हटाया जाए। तो बहुत से ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन UNFCCC की बैठक। आप जानते होंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ना, जो कि 1992 में बनी थी रियो डी जेनेरियो में। याद है ना, कल मैंने गीत गाया था ये 1992 में, जिसको पृथ्वी दिवस भी बोला गया, जिसको, है ना। इसी में एजेंडा 21 का कंसेप्ट भी आया बाबू। एजेंडा 21 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया बेटा, धारणीय विकास जिसको हम बोलते हैं।
तो धारणीय विकास करना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया था आप लोगों को क्या होता है। तो पृथ्वी दिवस से ही चीज़ें निकल के आई थी, 1992 में हुआ था रियो कन्वेंशन, उसी में यूएनएफसीसी का कंसेप्ट भी आया था। यूएनएफसीसी जो यूएनईपी के द्वारा ऑपरेट होती है और इसका संपूर्ण लक्ष्य होता है कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज से लेकर ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याओं को लेकर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कार्य किए जाएँ, समझौते किए जाए और बाध्यकारी तरीके से लोगों पर सख्ती की जाए, देशों पर सख्ती की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉब्सन यूनिट किसकी इकाई है? डॉब्सन किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है? ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, ओजोन लेयर की विड्थ नापने के लिए, ओजोन लेयर की विड्थ नापने के लिए जो हम पैमाना यूज़ करते हैं बाबू, उसे बोलते हैं डॉब्सन। उसे क्या बोलते हैं? डॉब्सन। क्वेश्चन शानदार है, मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व की ग्रीन हाउस गैस में भारत का कितना हिस्सा है? आपको पता है दुनिया में जितनी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हो रही है उसमें 5 से लेकर 7% जो गैस है वो भारत से रिलीज़ हो रही है। डेवलपिंग कंट्री में एक्चुअली ऐसा होता है ज़्यादा, लेकिन डेवलप कंट्री ज़्यादा करती हैं, है ना। लेकिन समस्याएं हम पे, वो रूल्स हमारे पे थोपते हैं कि इससे निपटिए, अपने कुछ नहीं करते। यही तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, यही तो समस्या चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना कब उपजी थी? कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कार्बन के उत्सर्जन को रोकने के लिए विस्तृत रूप से कार्य कर रहे हैं तो इसके गिफ्ट के रूप में आपको कुछ कार्बन क्रेडिट्स दिए जाते हैं, जिसके एवज में आप अपने डेवलपमेंट्स कार्य और कर सकते हैं, या उसके एवज में आपको कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं, कुछ आपको फ़ायदे दिए जाते हैं। मान लीजिए हमने 2 लाख टन कार्बन रिड्यूस कर दिया, है ना, तो हमारा कुछ कार्बन क्रेडिट बना के हमने इतना कार्बन रिड्यूस किया है, तो हमें इनडायरेक्टली जो संस्थाएं हैं यूएनएफसीसी जैसी, वो हमें कुछ फंड देती हैं या कुछ और बेनिफिट्स दे देती हैं, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में उत्पन्न हुई थी, यूएनएफसीसी की जो बैठक हुई थी, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ईस्टर्न कोस्ट पे आप जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी ईस्टर्न साइड में ही रहती है, बिकॉज वेस्टर्न साइड टोटली डेजर्ट है। तो ईस्टर्न साइड पे ग्रेट बैरियर रीफ है। आप लोगों ने अक्षय कुमार की ब्लू मूवी देखी होगी ना, जो समुद्र में, वो वहीं शूट हुई थी। समुद्र के भीतर जो आपको रंग बिरंगे रीफ दिखती है ना, भित्तियाँ दिखती हैं, उसको ही प्रवाल भित्तियाँ बोला जाता है। और ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज समुद्री जीवों के लिए वो एक भोजन का और एक जैव विविधता का बहुत बड़ा केंद्र होती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर उस पर भी पड़ रहा है। टेम्परेचर रेज होने की वजह से समुद्र का जो पानी है उसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है। मतलब जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो डीकलराइज हो रही हैं, है ना, उनका रंग जा रहा है। और रंग क्यों जा रहा है? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ पे वो संपदा नष्ट हो रही है ना। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है, तो इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। भारत का जो लक्षद्वीप है वो भी प्रवाल द्वीप ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? और हर जगह पाई जाती है ओजोन परत। अच्छा, किस मंडल में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में, लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कई प्रकार की वायुमंडल कई प्रकार की गैसेस से मिलकर बना, बिल्कुल ठीक बात है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% सबसे नज़दीक जो है, ठीक है। ऑक्सीजन 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला नाम का जो फेस्टिवल है वो किससे रिलेटेड है? वृक्षारोपण से, पौधारोपण से रिलेटेड है। जूनियर के लिए अलर्ट हो जाइए, जूनियर जीआईसी, यूपीपीसीएस, आरओ, डीएसएसबी, इन सभी की क्लासेस हमारे पास चल रही हैं। ऐप पे आपको फ्री में बहुत सारे मटेरियल मिल रहे हैं, उसके अलावा कुछ पेड मटेरियल भी है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा, एम कृति ऐप को, ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा सीरियसली आपको। नेक्स्ट, फूड चेन में मानव कहाँ होता है? फूड चेन आपको पता है हर कोई एक दूसरे का भोजन है ना। फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला। पृथ्वी पे खाद्य श्रृंखला है, घास है, घास को खाया किसने? ग्रास हॉपर ने, है ना। ग्रास हॉपर को खाया किसने? छिपकली ने, मान लो। छिपकली को खाया किसने? सांप ने, मान लो। सांप को खाया किसने? बाज ने। ये हो गया, ठीक है ना। तो ये फूड चेन आपको पता है। तो उसमें मानव कहाँ होता है? फूड चेन में मानव हमेशा प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता में होता है, ठीक है ना। खाद्य ग्रहण कर सकता है, ठीक, क्लियर है। हाँ, अब देखिए ये मैं बता दूं, जो सब फूड चेन में जो सबसे नीचे होते हैं ना,
उनको उत्पादक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्पादक। और उसके ऊपर जो होते हैं वो सारे उपभोक्ता होते हैं। मतलब पहले लेवल में जो था वो प्रोड्यूसर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर, जो पैदा कर रहा है चीज़। हम कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो हम कभी भी प्रोड्यूसर नहीं बन सकते, हम हमेशा उपभोक्ता ही रहेंगे। सीधे घास खा ली, पालक खा रहे ना, या सीधे मुर्गे ने खाया पहले दानों को, उसके बाद हमने खा लिया उसको, तो हम प्राइमरी कंज्यूमर भी हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो भिन्न समुदायों के बीच की संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? आपको बताएं, पर्यावरण में बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। आप लोगों को पता होगा इकोसिस्टम। आपको कि इकोसिस्टम क्या होता है सर? इकोसिस्टम का साधारण भाषा में अर्थ होता है माहौल। स्थल पे जो जीव रहते हैं उनका रहने का तरीका अलग है, समुद्र में जो जीव रहते हैं उनका रहने का तरीका अलग है। जीव तो दोनों हैं लेकिन तरीका अलग है, उनका अपना अपना अलग माहौल है, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम या हिंदी में परितंत्र। लेकिन जब दो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम कहीं मिलते हैं तो तीसरी नई विधा शुरू हो जाती है, उसे बोलते हैं इकोटोन। जहाँ दो या दो से अधिक परितंत्र या इकोसिस्टम मिले उस जगह को क्या बोलते हैं? इकोटोन। जैसे दलदल, वो स्थल भी है और सब वहाँ पे जलीय व्यवस्था भी मिलेगी आपको और स्थलीय व्यवस्था भी मिलेगी। एक गर्ल्स का स्कूल है, एक बॉयज़ का स्कूल है, दोनों का इकोसिस्टम एकदम मस्त अलग अलग है ना, एकदम। गर्ल्स का इकोसिस्टम अलग, बॉयज़ का इकोसिस्टम अलग। कोयड इकोटोन हो गया, दुष्ट बच्चा बिल्कुल टिप टॉप हो गया आएगा, है ना। ये होता है, ये हो गया डिफरेंट माहौल। समझ रहे मेरी बात को? जी हाँ, इस वाले एग्जाम्पल से आप लोग ज़्यादा अच्छा समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? मतलब किस ट्री को हमारे इकोलॉजी के लिए या एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं माना जाता है? और उसका नाम है यूकेलिप्टस। सफ़ेदे का पेड़ और लंबे वाला, बिकॉज वो सारे न्यूट्रिशन चूस लेता है और यूजलेस होता है, कोई काम भी नहीं होता उसका। ठीक है ना, इसलिए। नेक्स्ट, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब कौन सा इकोसिस्टम सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ दुनिया में? मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? महासागरीय या ओशनिक इकोसिस्टम। पानी ही सबसे ज़्यादा है तो वही वाला इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हुए 95वां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कहाँ पे होता है? सर्वाहारी। मतलब देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में जो फूड चेन है, फूड चेन में सबसे नीचे कौन होता है बाबू? प्रोड्यूसर या उत्पादक। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, उसका सेकेंडरी कंज्यूमर। तो बोल रहे हैं कि जो उच्चतम लेवल पे होता है वो हमेशा सर्वाहारी होता है, ये भी खा लेगा वो भी खा लेगा, है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है कि सर्वाहारी को, क्योंकि ज़्यादातर वो दोनों तरफ से, शाकाहारी मांसाहारी, हम जैसे ह्यूमन, है ना, ऐसे ही। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है? अर्नेस्ट हैकल को। पारिस्थितिकी का कंसेप्ट किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। पारिस्थितिकी का कंसेप्ट किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। नेक्स्ट है देखिए, पारिस्थितिकी को इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब आ गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का कंसेप्ट दिया था एजी टांसले ने। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आ सकता है। अर्नेस्ट हैकल इकोलॉजी, इकोसिस्टम एजी टांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है या किस आंदोलन का नारा है? जो हमारा इकोलॉजी है वो एक परमानेंट इकोनॉमी है एक प्रकार से, है ना। परमानेंट इकोनॉमी, नेचुरल इकोनॉमी है। ये नारा किसने दिया था? चिपको मूवमेंट ने। इसीलिए तो बोला इसको बचाना बहुत आवश्यक है। जितने जरूरी हम हैं उतने ही जरूरी वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था ये किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा। दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है। नेक्स्ट, कौन से वनों में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है? वर्षा वनों में। सीधी बात है, वर्षा वन। जो हमारी पृथ्वी पे आप देखेंगे कहाँ पे है वर्षा वन? जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। ये विषुवत है, ये कर्क है, ये मकर है। इस पूरे रीजन में वर्षा वन है, बिकॉज यहाँ सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, बारिश खूब होती है। इसीलिए ये दुनिया का ऑक्सीजन चैम्बर भी माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक है। हाँ, लैटिन अमेरिका वगैरह में काफ़ी, अमेजन के जंगल, है ना, दुनिया के लंग्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे तो 101वें की ओर आ गए। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये IUCN की लिस्ट में भी हैं, बहुत संकटापन्न जीव हैं ये। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाए जाते हैं भारत में कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में। कहाँ पे पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, नेपाल तथा भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। सेव नाम का, SAVE, है ना।
इसका क्या उद्देश्य है? टाइगर का संरक्षण करना, टाइगर का संरक्षण करना, तो ये भी होगा सेव, SAVE प्रोजेक्ट क्या था? सेव टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा टाइगर हैबिटेट कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश का में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। क्लियर है? क्लियर है। 104वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट पे पाई जाती है? बताया था ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पूर्वी तट पे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। उड़ा दीजिए इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो जो एनवायरमेंट की आएगी उसमें ये खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से 75 क्वेश्चन बच्चे हैं, उसमें उड़ा देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।